तो गंडमूल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा और इसका नाम सुनते ही आप डर जाते होंगे कि जो बालक उत्पन्न हुआ है, जो गंडमूल में पैदा हुआ है, वो कहीं किसी प्रकार का दोष लेके तो नहीं उत्पन्न हुआ। दोष कई प्रकार के होते हैं, या तो वो अपनी सेहत को खराब करता है, अपने जीवन में संघर्ष पैदा करता है, या फिर उनसे जुड़े हुए लोगों से जैसे कि पिता, माँ, बाप, दादा और रिश्तेदार, कहीं ना कहीं इनके जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। आपको ये गंडमूल के बारे में आज पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ कि गंडमूल कितने प्रकार का है और इसके कौन से चरण यानी कि किस गंडमूल में पैदा होने पर व्यक्ति अच्छा होता है और किस गंडमूल में चरण में पैदा होने पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानियाँ आती हैं। परेशानियाँ आपको जैसे कि बताया किसी भी रूप में आ सकती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हर एक के जीवन में ही परेशानियाँ आएँ। कुछ चरण अच्छे भी हैं और कुछ चरण खराब भी हैं। क्या ये गंडमूल की पूरी व्याख्या है, क्या इसके लॉजिक हैं, क्या आपको समझना है, क्यों ये ज़रूरी है, गंडमूल की पूजा किसे ज़रूरी है, किसे नहीं, और इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से आज के ज्योतिष ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा है गंडमूल। सबसे पहले गंडमूल को हम जाने, गंडमूल है क्या, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आगे की जानकारी को समझना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट यही है कि गंडमूल जैसा कि हम जानते हैं नक्षत्रों के चरण वेद आपस में होते हैं। चरण वेद कैसे होते हैं? हमारे टोटल 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र और एक 28वां अभिजीत नक्षत्र, पर उसकी गिनती हमारे सिर्फ शुभ कामों में की जाती है। पर यहाँ पर 27 नक्षत्रों का ही लेना देना है जो कि टोटल गंडमूल के असर को प्रभावित करते हैं। अब इसमें 6 नक्षत्र हैं जो गंडमूल नक्षत्र कहलाए जाते हैं। 6 नक्षत्रों का ही सारा का सारा दारोमदार हमारे गंडमूल के दोष पर आता है कि गंडमूल दोष है या नहीं, अगर है तो कैसा है, अच्छा है या बुरा है। तो ये 6 नक्षत्र हैं: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। अब ये 6 नक्षत्र हैं। अब हम समझते हैं कि ये गंडमूल उत्पन्न कैसे होता है। जरूरी नहीं कि इन नक्षत्रों में पैदा होने पर ही गंडमूल का बुरा दोष पड़ेगा। बुरा दोष कब पड़ता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अब ये 4 चरण यानी कि अग्नि तत्व, भूमि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व, अब इतने तत्व हैं, यानी कि हर एक नक्षत्र ये तत्व लेके बैठा हुआ है। और अगले जो नक्षत्र हैं, यानी कि एक नक्षत्र से चंद्रमा जब भ्रमण करेगा तब अगले नक्षत्र में जाएगा। अब यहाँ पर जो आगे लास्ट का चरण होता है, चौथा चरण होता है, उस चरण के अगर हम देखें तो वो जल तत्व है और अगले नक्षत्र का पहला चरण जो कि अग्नि तत्व है। अब अगर हम देखें तो लास्ट है जल तत्व और दूसरे नक्षत्र का पहला चरण है अग्नि तत्व, जिसे हम फायरी भी बोलते हैं। अब आग और पानी का मेल होता है, क्योंकि चंद्र एक से निकलकर दूसरे नक्षत्र में जब जाता है तब उस पिछले जो नक्षत्र की कुछ घटनाएं और जीवन में जो उस नक्षत्र की प्रवृत्ति होती है उसके असर आते हैं। यानी कि एक गरम कोई चीज़ अगर आप लीजिए, फॉर छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, एक लोहे की सलाख को आप गर्म करिए और उसको पानी में डालिए, और जैसे ही पानी में डालेंगे आप समझ सकते हैं किस तरह की आवाज़ आएगी और क्या उसका असर पड़ेगा। अब वो पानी में तो गया, जो भी आपने गर्म किया, जो भी मेटल की चीज़ थी पानी में आपने डाली, तो पानी का टेम्परेचर भी चेंज होता है, यानी कि गर्म हो जाता है। तो इसी तरीके से अब ये नक्षत्र जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं, बच्चे का जन्म किस नक्षत्र के किस चरण में हुआ, अगर मान लीजिए वो नक्षत्र के चरण आपस में वेद कर रहे हैं और मान लीजिए भूमि तत्व है और साथ में कहीं अग्नि तत्व है, या किसी तरीके से भी वो थोड़े ऑपोजिट हुए यानी कि अनुकूल हुए, तो परेशानी नहीं आती है। पर ये फायरी और वाटरी ट्रीट जो आपके टेम्परामेंट हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, यानी कि अग्नि तत्व और जल तत्व का आपस में मिलना, यही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि ये 4 जो चरण हैं और 6 नक्षत्र हैं, इनके आपस में चरण वेद जब होते हैं तब प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं हर एक नक्षत्र के बारे में कि हर एक नक्षत्र के किस चरण में आपका जन्म हुआ है तो आपका क्या प्रभाव रहेगा, इसको समझते हैं। अब जिसकी भी मेष राशि है, मेष राशि में जो उत्पन्न होगा उसका जो पहला नक्षत्र यानी कि जो नक्षत्र का चरण होगा, यानी कि अश्विनी नक्षत्र का पहला चरण होगा। ऐसे केस में क्या होता है
कि पिता के लिए कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष पैदा हो जाते हैं, पिता के लिए अनिष्टकारी कहा जाता है ये गंडमूल का अश्विनी का पहला चरण का नक्षत्र। अब दूसरे चरण के बारे में समझ लेते हैं। दूसरे चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तो ऐसे घर में फिजूल खर्ची शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं धन का नुकसान होना शुरू हो जाता है, या फिर अपनी सेहत को लेकर परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। अगर यही अश्विनी के तीसरे चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है तब ऐसे केस में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा भ्रमण, यानी कि उसके घर कहीं और होगा, वो कहीं ना कहीं जैसे ट्रांसफरेबल जॉब होती हैं, इस तरह से पिता माँ जो होते हैं, पिता और पेरेंट्स वगैरह होते हैं, ले के बच्चे को इधर उधर घूमते रहते हैं और बाद में भी ऐसा व्यक्ति एक जगह टिकता नहीं है, कहीं ना कहीं घूमता रहता है। ऐसे व्यक्तियों को एक जगह टिकना पसंद नहीं है। अब जिसका भी चतुर्थ यानी कि 4th क्वार्टर ऑफ नक्षत्र में जन्म हुआ है, चतुर्थ चरण में जिसका जन्म हुआ है, वो अपने शरीर के लिए कष्टकारी होता है। आपने बहुत से बच्चे देखे होंगे, बच्चे पैदा हुए ही हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल में लंबे समय तक रहे। हॉस्पिटल से छुट्टी होके आई, जरा सा मौसम बदला नहीं कि कहीं कोई तकलीफ हो गई, कहीं कुछ हो गया, ऐसे लगा ही रहता है, उनके शरीर में कष्ट बना ही रहता है, बच्चे बीमार रहते हैं। और ये जो नक्षत्रों का एक असर रहता है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा, कब तक रहता है, क्यों ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए नहीं ज़रूरी है, क्या करना है, वो पूरी जानकारी देंगे। पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी समझ आ जाए। अब जिसकी भी कर्क राशि है तो ऐसे व्यक्तियों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में होता है और ये अश्लेषा नक्षत्र गंडमूल का नक्षत्र है। ऐसे लोग काफ़ी चतुर चालाक होते हैं, एक तरीके से काफ़ी ब्रिलियंट माइंड के होते हैं, पर जो ब्रिलियंसी होती है, दिमाग की चतुरता होती है, वो कहीं ना कहीं खराब होती है चरणों के हिसाब से, नक्षत्र के चरण के हिसाब से। मान लीजिए किसी का पहले चरण में जन्म हुआ है तो किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि जो अश्लेषा का पहला चरण है वो काफ़ी सपोर्टिव है, अच्छा है। तो यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आ जाता है कि अगर अश्लेषा नक्षत्र के पहले चरण में किसी का जन्म हुआ है बालक का, तो नक्षत्र शांति की जरूरत भी नहीं है, बड़े अनुष्ठान कराने की जरूरत नहीं है, हाँ छोटे मोटे काम करके ही बात बन जाएगी। अब अश्लेषा के अगर मान लीजिए दूसरे चरण में अगर किसी का जन्म हुआ है बालक का, तो ऐसे केस में पैतृक संपत्ति यानी कि जो हमारी पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उस पे कहीं ना कहीं संकट आ जाता है। हो सकता है कि परिवार के ही आपस में कहीं ना कहीं विवाद चलता हो, प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं हथियाने की कोशिश हो रही हो, आपके आपस में कहीं ना कहीं झगड़े हो जाएं प्रॉपर्टी को लेके, तो ऐसे केस अक्सर देखने में आते हैं। अगर मान लीजिए अश्लेषा के तीसरे चरण में बालक का जन्म हुआ है, तब ऐसे केस में माता और पिता दोनों के लिए ये कहीं ना कहीं परेशानी वाला होता है। बच्चों की जन्म होने के बाद से आपने देखा होगा कई लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर माता और पिता ही आपस में कहीं ना कहीं इतने दुखी हो जाते हैं, उनके शरीर में कहीं दिक्कतें, कहीं आपसी दिक्कतें, या फिर आपसी एक जो स्नेह होता है, प्रेम होता है माता पिता का, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। अश्लेषा के चौथे चरण में अगर किसी बालक का जन्म हुआ है, तब ऐसे केस में पिता के लिए अनिष्टकारी है, पिता के लिए परेशानी वाला है, पिता पर भारी है ऐसा बच्चा। और यहाँ पर पिता के लिए जीवन में अगर संघर्ष की बात करें, बहुत से पिता होते हैं जिनका जीवन संघर्ष में बीत जाता है, कहीं और पड़े हैं, परिवार कहीं और बसा हुआ है, घर से दूर हैं, या पैसों की दिक्कतें हैं, या सेहत की दिक्कतें हैं, किसी भी प्रकार की उसके पिता के जीवन में संघर्ष लेकर आता है अश्लेषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण में जन्म अगर बच्चे का हुआ है तो। चलिए अब मघा नक्षत्र की बात कर लेते हैं, जिनकी भी सिंह राशि है। सिंह राशि के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ये मघा नक्षत्र में जन्म होते हैं, जो कि केतु का नक्षत्र होता है। ऐसे लोग काफ़ी तीक्ष्ण दिमाग के होते हैं, तेज दिमाग के होते हैं। अगर मान लीजिए नक्षत्र के अच्छे चरण में जन्म हो जाए तो, अगर खराब चरणों में जन्म हो जाए तब परेशानियां देता है। अब ये कौन कौन से चरण हैं ये समझते हैं। अगर मघा नक्षत्र के पहले चरण में बच्चे का जन्म होता है, सिंह राशि है, तब ऐसे केस में माँ के लिए ये हानि करता है, माँ को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं बच्चे को प्रॉब्लम, या माता को कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, या आफ्टर प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं माँ परेशान हो जाती है, कोई सिजेरियन है, कहीं कोई गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इस तरह की परेशानियाँ लेकर आता है जच्चा और बच्चा दोनों के लिए। और ये माँ पर सीधा का सीधा भारी पड़ जाता है एक तरीके से बच्चे का जन्म। मघा नक्षत्र के दूसरे चरण में अगर बालक का जन्म हो जाए तो ये पिता पर भारी होता है, पिता के लिए कहीं ना कहीं संकट, परेशानियाँ, पिता के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष पैदा हो जाते हैं। जन्म होने के बाद से बालक के कई बार तो आपने देखा होगा लोग तरक्कियां करते हैं, पर कई लोगों के जीवन में संघर्ष आते हैं। अब ये बालक है या लड़की है, कोई भी है, तो ऐसे केस में परेशानियां तो आएंगी ही, चाहे वो गंडमूल के किसी भी चरण में जन्म लिया हो, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। अगर गंडमूल का दोष नेगेटिव है, यानी कि उसके जीवन में परेशानियां देने वाला है, तो संबंधियों को वो परेशानी देगा ही देगा। और ये गंडमूल
सबके लिए ही मतलब एक तरीके से सबके लिए ही इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। यानी कि बच्चा है या बच्ची है, जन्म हुआ है तो उसका असर उसके अभिभावकों पर, उसके साथ संगे संबंधियों पर, सब पर आएगा। चलिए मघा नक्षत्र के तीसरे चरण के बारे में। जरूरी नहीं कि हर चरण खराब है। अब यहाँ पर तीसरा चरण जो मघा नक्षत्र का है वो शुभ है, यानी कि परिवार में उन्नति, सभी तरह की खुशियाँ और सभी तरह की सुविधाएं लेकर आता है। ऐसा बालक का जन्म अगर परिवार में होता है तो काफ़ी चीज़ें दुरुस्त और सही लाइन पर आना शुरू हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं मघा नक्षत्र के चौथे चरण के बारे में। चौथा चरण भी काफ़ी अच्छा चरण है और यहाँ पर चौथे चरण में जातक अगर उत्पन्न होता है तब ऐसे केस में काफ़ी विद्या उसकी अच्छी रहती है, एजुकेशन के वाइज वो जीवन में काफ़ी ऊंचाइयाँ हासिल करता है। और अगर एजुकेशन ना भी हो तब भी व्यक्ति का दिमाग इतना तेज होता है कि वो किसी को भी बेच मारे। यानी कि आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो लोग पढ़ाई कुछ नहीं है पर काफ़ी तेज़ तर्रार और काफ़ी हिसाब किताबी हैं, दुनियावी हिसाब किताब अच्छे से लगा लेते हैं, दिमाग तेज होता है इन लोगों का। चलिए अब बात करते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में, जो कि मंगल की राशि वृश्चिक राशि के अनुसार आता है। अगर मान लीजिए किसी की वृश्चिक राशि है तो समझ लीजिए कि वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिया है। अब ये ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में से हर एक चरण को हम समझते हैं। अब ज्येष्ठा का मतलब ही आप समझ लीजिए, ज्येष्ठ यानी कि बड़े, यानी कि अगर मान लीजिए ये बच्चा है तो अपने बड़े भाई पर कहीं ना कहीं परेशानियां ला देता है, या फिर बाद में भाइयों की आपस में नहीं बनती है, भाइयों के साथ वाद विवाद रहता है। तो ये एक प्रथम चरण का थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट अपने ज्येष्ठ पर आता है, जो भी बड़े हैं उनके ऊपर ये परेशानियां लाता है। चलिए दूसरे चरण की बात करते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में क्या होता है कि मान लीजिए कोई बच्चा ज्येष्ठ नक्षत्र के दूसरे चरण में पैदा हुआ है और इसके बाद जो संतान पैदा होगी, मान लीजिए ये बड़ा भाई है और इसके बाद जो भी संतान पैदा होगी तो ये उसके ऊपर कहीं ना कहीं बुरे असर उसके होंगे। आपसी भाइयों में कहीं ना कहीं टकरार रह सकता है, वो बीमार रह सकता है, उसको कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। एक बच्चा तो स्वस्थ हो गया, एक बच्चा जीवन में काफ़ी संघर्ष झेलता है, उसके जीवन में जो शारीरिक कहीं ना कहीं दिक्कत रहती है, संघर्ष रहते हैं। 2 भाई हैं, एक राम है एक श्याम है, तो समझ लीजिए राम के जो भाई है उसके जीवन में तो काफ़ी तरक्कियाँ हो गई और श्याम बेचारा जीवन में संघर्ष करता रह गया। ज्येष्ठ नक्षत्र में तीसरे चरण में अगर किसी का जन्म है तब ऐसे केस में व्यक्ति बच्चा जो है अपने लिए परेशानियां, यानी कि खुद के लिए कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट लेके पैदा होता है। जीवन में परेशानियां अनेकों तरह की आती हैं, संघर्ष जीवन में बना ही रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियों से वो गुजरता ही रहता है। अब जिसका भी चतुर्थ यानी कि 4th क्वार्टर ऑफ नक्षत्र में जन्म हुआ है, चतुर्थ चरण में जिसका जन्म हुआ है, तो वो खुद के लिए तो परेशानियां है ही है और पिता के लिए भी हैं। अब आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बच्चा बीमार रहता है, पिता भी अपने काम धंधे छोड़कर बच्चे की परवरिश में लग गया, बच्चे की हॉस्पिटलाइजेशन में लग गया, उसके खर्चे लगने शुरू हो गए, पैसा जो पिता ने बाप कमाया था वो सारा हॉस्पिटल के खर्चों में चला गया, पिता की नौकरी चली गई। बहुत सी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं जो कि पिता और सिर्फ बच्चे तक ही सीमित रहती हैं। ये परेशानियां खासकर चतुर्थ चरण में आती हैं। चलिए अब हम समझते हैं जिसकी भी धनु राशि है। धनु राशि के जो जातक होते हैं ये मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। अब मूल नक्षत्र में जो पैदा हुआ तो अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए प्रथम चरण में इस जातक का जन्म हुआ है मूल नक्षत्र के, तब ये ऐसे केस में पिता के लिए कहीं ना कहीं परेशानियां क्रिएट कर देता है, पिता के ऊपर संकट आने शुरू हो जाते हैं। पिता कहीं ना कहीं देखिए और तरह से या अपने दुनियावी जीवन में या ओवरऑल कहीं ना कहीं परेशानियां झेलना शुरू कर देता है। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण यानी कि 2nd क्वार्टर में अगर किसी का जन्म हुआ है, दूसरे पाद जिसे हम कहते हैं, दूसरा चरण या पाद या क्वार्टर, या अगर मूल नक्षत्र में किसी के ऐसे जन्म हुआ है तब यह माता को हानि करता है। माता के साथ कई जातकों के आपने देखा होगा संघर्ष बने रहते हैं, आपसी खिंचाव बने रहते हैं। माता बच्चे को समझाती रहती है, वो बच्चा माँ के साथ ही लड़ता है, या माँ बीमार रहती है, माँ कहीं ना कहीं संकट या कष्टों में आ जाती है। ओवरऑल दुनिया में चाहे वो ससुराल में हो चाहे वो अपने कैसे भी हो, माता के जीवन में किसी भी तरह की, चाहे वो सेहत की हो चाहे मानसिक हो चाहे आपसी प्रेम स्नेह की बच्चे के बीच में हो, वो कहीं ना कहीं परेशानियां आती है। और ऐसे जातक ज़्यादातर देखा जाता है माता को बहुत दुख पहुंचाते हैं। माता के जीवन में शादी के बाद भी जीवन में दुख आ जाते हैं। माता तो पहले शादी से पहले ही परेशान थी, पर शादी के बाद बहू आने के बाद भी परेशान हो जाती है। इस तरह से कहीं ना कहीं जीवन में माँ के संघर्ष बना रहता है। मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है तब ऐसे केस में धन का नुकसान होता है। धन का नुकसान कई रूप में हो सकता है, चाहे वो किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी झंझट, या फिर कहीं बिजनेस में डाउनफॉल, या फिर किसी ने पैसा दबा लिया,
किसी तरह से आप गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी है, जातक के जन्म होने के बाद इस तरह के परिवार में धन के नुकसान के सिचुएशंस बन जाती हैं। अब चौथे चरण की बात करें, जैसा कि ये केतु का नक्षत्र है और चौथा चरण मूल नक्षत्र के चौथे चरण में अगर जातक का जन्म हुआ है तो ये शुभ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर चरण अशुभ नहीं है, कुछ चरण शुभ भी हैं। इस तरह से केतु में जब चौथा चरण यानी कि मूल नक्षत्र के चौथे चरण में किसी का जन्म हुआ है बालक का, तब ये काफ़ी तेज़ दिमाग का होता है। आपने देखे होंगे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, काफ़ी जीवन में काफ़ी चीज़ें हासिल कर लेते हैं अपने दिमाग के दम पर, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ होती हैं और बहुत सी चीज़ों में एग्ज़ाम में काफ़ी तेज़ तर्रार होते हैं। कई बच्चे देखे होंगे काफ़ी अच्छे वोकल्स उनसे होते हैं, काफ़ी अच्छे वक्ता होते हैं, काफ़ी अच्छा लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अपने एक्सपेरिमेंटल चीज़ों से एक क्रिएटिविटी उनके अंदर होती है। इस तरह के जातक खासकर आपको देखने को मिलेंगे जो कि मूल नक्षत्र के चौथे चरण में जिनका जन्म हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं रेवती नक्षत्र के, जो कि छठा, आखिरी और गंडमूल का नक्षत्र है। रेवती नक्षत्र, अगर मान लीजिए किसी की भी बच्चे की मीन राशि है, मीन राशि में बच्चे का जन्म हुआ है, तब ये इस केस में रेवती नक्षत्र में जन्म होता है। अब रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि हर एक चरण का यहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे असर देखने को मिलता है। कई बार बच्चे बहुत सुंदर होते हैं, अब सुंदर होते हैं तो उन पर नज़र भी बहुत जल्दी लगती है, उनकी सुंदरता ही कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बन जाती है। ऐसे बच्चे जो कि मीन राशि में जिनका जन्म हुआ है, गंडमूल में हुए हैं, तब ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है, उनके हर काम कहीं ना कहीं अटकते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को खासकर नज़र का उतारा करता रहना चाहिए ताकि किसी की बुरी नज़र ना लगे और इनके बढ़ते कदम कहीं ना रुके। रेवती नक्षत्र के पहले चरण में जिसका जन्म हुआ है, काफ़ी अच्छा नक्षत्र माना जाता है और काफ़ी अच्छा चरण माना जाता है। ऐसे बच्चों का जीवन काफ़ी ऊंचाइयों तक जाता है, बहुत ही तरक्कियां हासिल करते हैं और साथ ही साथ इनके जीवन में पीछे मुड़ने के मौके कम होते हैं, यानी कि आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ते ही जाते हैं। ये इसकी खासियत है इस नक्षत्र की और इस चरण में जन्म लेने वाले बच्चों की। आपने देखा होगा कई बच्चों की ज़िंदगी या फिर कई लोगों की ज़िंदगी बहुत रॉयल होती है, बहुत ही शान शौकत वाली होती है, आलीशान मकान होते हैं, यानी कि एक तरीके से एक सुख संपन्न जीवन वाले होते हैं। अगर मान लीजिए रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में किसी का जन्म हुआ है, तब ऐसे केस में जीवन में काफ़ी सुख सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे लोग काफ़ी तर्कशील होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ वाले होते हैं, नॉर्मल किसी की बातों पर विश्वास ना करने वाले होते हैं। इसी तरीके से रेवती नक्षत्र के तीसरे चरण का भी काफ़ी अच्छा बोलबाला है और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं, यानी कि जीवन में सभी तरह के सुख सुविधाएं, जीवन अच्छा रहता है। पर अब तीन चरणों के बारे में आपने समझ लिया, पर एक चौथा चरण इसी रेवती नक्षत्र का थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है, यानी कि कहीं ना कहीं अनिष्टकारी है। ओवरऑल परिवार के लिए अनिष्टकारी है, मामा खानदान पर कहीं ना कहीं अनिष्टकारी है, माता के लिए अनिष्टकारी है, पिता के लिए अनिष्टकारी है। अब आपने कई लोग देखे होंगे कि जन्म हुआ नहीं कि मामा जो है परेशान हो गया, मामा के नुकसान होने शुरू हो गए, मामा लाइन से हट गया, अपने जो काम अच्छे चलते थे वही बिगड़ने शुरू हो गए, माँ परेशानियों में आ गई। ओवरऑल परिवार में जो सुख आने चाहिए वो सुख ना आकर कहीं ना कहीं परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, पिता को दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, पिता परेशान होना शुरू हो जाता है, पिता के लिए कहीं धन के जो स्रोत होते हैं वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, बिजनेस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है, या कहीं पर भी एक तरीके से हम देखें पूरे परिवार में फाइनेंशियली क्रंचेस आने शुरू हो जाते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब आपने ये सभी चरणों को समझ लिया, अब हम आगे की जानकारी समझते हैं, जो कि अब आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी है, बहुत ज़रूरी है कि हम मूल नक्षत्र को, क्या सभी के लिए ज़रूरी है? देखिए, अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो सिंपल सा एक बात समझ लीजिए, अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो पहला रूल ये होता है कि अगर हम अच्छे हैं तो हम और अच्छे हो जाएंगे। अगर हमारे ऊपर कहीं खराब ग्रहों की दशा या खराब ग्रहों का असर आ रहा है तो वो शांत हो जाएगा। आपको जिस भी चरण में जन्म लिया है आपने, उसकी शांति नॉर्मल करवा लीजिए। अब मान लीजिए आप शांति नहीं करवा सकते, पूजा पाठ नहीं करवा सकते, इतना खर्चा नहीं करवा सकते, तो उसका भी अल्टरनेट है। अगर खराब चरण में जन्म हुआ है तो इसकी प्रॉपर नक्षत्र शांति होती है, 27वां जिसे बोलते हैं वो 27वां बच्चे के ऊपर लगा होता है, यानी कि 27वें दिन घूम फिर कर वही नक्षत्र आता है। अगर आप 27वें दिन ये ना करवा पाएँ क्योंकि बच्चा छोटा है, मान लीजिए सर्दियां हैं तो बच्चे को स्नान कैसे कराएं,
तो इस तरह से आपने क्या करना है, थोड़ा सा और रुक जाइए, थोड़ा बच्चे को बड़ा होने दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि नक्षत्र के चरणों के हिसाब से बताई गई कि बच्चा कहीं बीमार रह सकता है, इस तरह से परेशानियां हैं, धन नुकसान करा सकता है, और आपने कहीं उसको नक्षत्र शांति के लिए आपने उसको स्नान करवा दिया, तब ऐसे केस में बच्चा बीमार हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, मौसम को देखते हुए ये करवाएं। लड़की है तो इतनी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी, अगर मान लीजिए बुध का नक्षत्र है, तब ऐसे केस में कोई परेशानी नहीं होती है, फिर भी नक्षत्र की शांति करवानी है। अब ये कैसे करवानी है, सिंपल से ये होता है कि अगर आप नक्षत्र शांति नहीं भी करवा पाओ किसी भी कारण से, तो गंगा जल से बच्चे को स्नान करवा दो, बच्चे को पोंछ लो, जैसे भी है इस तरह से आप माँ गंगे का ध्यान करते हुए इस तरह से करवा लीजिए। अब नक्षत्र शांति का प्रोसेस है, पत्ते हैं, मिट्टी है, घड़ा है, ये सारी चीज़ें मंत्रों द्वारा सिद्ध करके, इनको प्रॉपर वैदिक मंत्रों के द्वारा करके ब्राह्मण देव आते हैं, उसको नक्षत्र, सभी नक्षत्रों की शांति, साथ में उस नक्षत्र की शांति जिसमें जन्म हुआ है उसको करके प्रॉपर तरीके से वो नक्षत्र शांति पूजन करके, दान दक्षिणा विधिवत रूप से करके उन चीज़ों का नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कम किया जाता है। अगर मान लीजिए आपको ये परेशानी है कि आप नहीं करवा सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तब ऐसे केस में गंगा जल से स्नान करवा दीजिए, वही काफ़ी है। जब आपको लगे कि हाँ अब कुछ समृद्धि आ गई है, कुछ पैसा है, तब नक्षत्र शांति आप पूजा करवा लीजिए। पर देखिए कई लोग कहते हैं उम्र हो गई है 30-30 साल, फिर कहते हैं आप गंडमूल में पैदा हुए। ऐसा नहीं है, क्योंकि गंडमूल का जो असर है मुख्य रूप से 12 साल तक बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 12 साल से पहले पूजा करवा ली तो करवा ली, और 12 साल के बाद करवाना चाहते तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप गंगा स्नान ही करते रहो, वही बहुत है आपके लिए। इसीलिए ये ज़रूरी जानकारी है कि बहुत से लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा करवा लेते हैं, उम्र पता लगा उनकी 40 साल थी, गंडमूल शांति करवा रहे हैं बच्चों वाली। यानी कि आप 40 साल की उम्र में क्या सेरेलैक खाते हो? नहीं खाते हो। इसी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि किस उम्र तक किस ग्रह का या किस नक्षत्रों का असर होता है। हर एक चीज़ की एक इंटेंसिटी और एक लिमिट होती है, इस तरीके से गंडमूल नक्षत्रों की भी लिमिट और इंटेंसिटी होती है। अगर हमने उस टाइम पीरियड में करवा ली तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो गंडमूल का असर जो है जीवन के ऊपर से ख़त्म हो जाता है। तो ये कुछ रास्ते और कुछ आपको जानकारी देनी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत से लोगों के अभी मुझे कमेंट्स और मैसेजेस और मेल्स वगैरह आ रही थी कि आप गंडमूल के बारे में बताओ, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों के कमेंट्स और फीडबैक को लेके आने वाली वीडियोस में और जानकारियाँ लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।